Hello students, so I'm back with another video of Economics Class 12, second chapter Basic Concepts of Macroeconomics. So let's start. First is normal resident. Normal resident of a country refers to an individual or an institution who ordinarily resides in the country and whose center of economic interest also lies in that country. So जो नॉर्मल रेसिडेंट होता है एक कंट्री का, वो उन इंडिविजुअल्स को बोला जाता है या फिर ऐसे इंस्टीट्यूशन को बोला जाता है जो कि एक कंट्री के अंदर रहते हैं और उनका इकोनॉमिक जो इनकम है वो वही उसी कंट्री से आ रहा हो, उसी को बोलते हैं नॉर्मल रेसिडेंट. Central of economic interest implies two things. Resident lives or is located within the domestic territory. The resident carries out basic economic activities of earning, spending and accumulation from that location. जैसे कि मैंने बोला, नॉर्मल रेसिडेंट कौन होता है? जो जिसका या तो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर वो रह रहा हो और जो जिसका इकोनॉमिक जो इनकम है वो उसी कंट्री से आ रहा हो और वहीं पे वो स्पेंड भी कर रहा हो. अब आता है सिटीजनशिप. It is basically a legal concept on the place of birth of the person or some legal provisions allowing a person to become a citizen. तो सिटीजनशिप क्या होता है? सिटीजनशिप जो है एक लीगल कंसेप्ट होता है जिसमें आपको लीगली परमिशन मिलता है किसी भी कंट्री का सिटीज़न होने का. लाइक लीगली आपको एक्सेप्ट करता है कि आप उस कंट्री के सिटीज़न हों. अब आता है रेसिडेंशिप. इट इज़ एन इकोनॉमिक कंसेप्ट बेस्ड ऑन द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बाय अ पर्सन. An individual is a normal resident of a country if he ordinarily resides in the country for a period more than 1 year and his center of economic interest also lies in final country. तो रेसिडेंशिप क्या होता है? देखिए रेसिडेंशिप मतलब क्या होता है. जैसे नॉर्मल रेसिडेंट, अगर कोई पर्सन नॉर्मली भी कोई फॉरेन का पर्सन अगर वो इंडिया में रह रहा है, उसको 1 ईयर या फिर उससे ज़्यादा हो गया तो वो नॉर्मल रेसिडेंट माना जाएगा इंडिया का. बट वही वो सिटीज़न नहीं माना जाएगा इंडिया का, क्योंकि उसके पास सिटीजनशिप नहीं है इंडिया का. उसके पास अगर सिटीजनशिप नहीं है तो इंडिया का सिटीज़न नहीं माना जाएगा, बट वो नॉर्मल रेसिडेंट माना जाएगा बिकॉज उसका इकोनॉमिक एक्टिविटी भी यहीं पे हो रहा है और वो रह भी यहाँ पे रहा है. उसको 1 ईयर से ज़्यादा हो गया. वो जो इंसान था वो अमेरिका का था, तो वो क्या हुआ, वो रेसिडेंट किसका हुआ? अमेरिका का. बट वो रह कहाँ पे रहा है? वो इंडिया में रह रहा है. तो मीन्स वो नॉर्मल सिटीज़न तो है इंडिया का, बट वो सिटीज़न नहीं है इंडिया का. उसके पास सिटीजनशिप नहीं है. बट वही वो कहाँ का रेसिडेंट है? वो अमेरिका का ही रेसिडेंट होगा. उसी को बोलते हैं रेसिडेंशिप की. मतलब आप सेम टाइम पे एक ही साथ किसी एक कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट भी हो सकते हैं और वही उस सेम टाइम पे आप किसी फॉरेन दूसरे कंट्री के रेसिडेंट भी हो सकते हैं. तो उसी को बोला जाता है रेसिडेंशिप. अब आता है कंजम्पशन गुड. कंजम्पशन गुड रिफर्स टू दोज गुड्स विच सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ द कंज्यूमर डायरेक्टली. तो कंज्यूमर गुड कौन से होते हैं? तो कंज्यूमर गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो कि सेटिस्फाई करते हैं लोगों के वांट्स को डायरेक्टली. उसी को बोलते हैं कंजम्पशन गुड. तो एग्जांपल में क्या आएगा? मिल्क, वेजिटेबल्स, विद टेलीविज़न, शूज़, क्लॉथ्स एक्सेट्रा. और कंज्यूमर गुड्स के भी टाइप्स होते हैं. क्या क्या आएंगे देखते हैं. और अब देखते हैं कि कंज्यूमर गुड्स के क्या क्या टाइप्स हैं. पहला है ड्यूरेबल गुड्स. It refers to those goods which can be used again and again over a considerable period of time. तो ड्यूरेबल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिसको हम बार बार काफ़ी टाइम के लिए यूज़ कर सकें, जैसे टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा. अब आता है सेमी ड्यूरेबल गुड्स. गुड्स विच कैन बी यूज फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम आर टर्म्ड एज सेमी ड्यूरेबल गुड्स. तो ऐसे गुड्स जो हम काफ़ी लिमिटेड टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं उसको बोलते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स, जैसे क्लॉथ्स, शूज़, क्रॉकरी एक्सेट्रा. इसके बाद है नॉन ड्यूरेबल गुड्स. गुड्स विच आर यूज्ड अप इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन आर नोन एज नॉन ड्यूरेबल गुड्स. मीन्स दिस गुड्स कैन नॉट बी यूज मोर देन वंस. तो ऐसे गुड्स जिसको हम एक बार से ज़्यादा यूज़ ही ना कर सके उसको बोलते हैं ड्यूरेबल गुड्स.
जैसे मिल्क, फूड ग्रेन्स, पेपर एक्सेट्रा। तो इन सब चीज़ों को क्या है, हम एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद दोबारा उसको यूज़ नहीं करा जा सकता। एक बार खाना खा लिया तो खा लिया, अब उसको फिर से तो यूज़ नहीं कर सकते हम। उसी को बोलते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। अब आता है सर्विसेज। सर्विसेज रिफर्स टू द नॉन मटेरियल गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। दे कैन नाइदर बी सीन और टच। सर्विसेज ऑफ टीचर्स, डॉक्टर्स, बैंक्स एक्सेट्रा। तो सर्विसेज का मतलब आपको पता ही होगा। तो सर्विसेज क्या होता है, नॉन मटेरियल होता है, हम तो वो कोई मटेरियल नहीं होता, बट वो सेटिस्फाई करता है ह्यूमन के वांट्स को डायरेक्टली। तो इसको हम जो है टच नहीं कर सकते या फिर देख नहीं सकते। जैसे टीचर जो है सर्विस प्रोवाइड करता है, डॉक्टर सर्विस प्रोवाइड करता है, बैंक सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो वो जो है सर्विसेज में आते हैं, क्योंकि वो हमारे वांट्स को पूरा तो कर रहे हैं, बट वो नॉन मटेरियल है। अब आता है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। तो कैपिटल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं दूसरे गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन में। एग्जाम्पल प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, उसको हम कैसे लिए यूज़ करते हैं, दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए, तो वो कैपिटल गुड्स के अंडर में आते हैं। They are used in future for production processes and have expected lifetime of several years. तो ये जो है हम फ्यूचर में प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं कैपिटल गुड्स को, और इसको काफ़ी टाइम के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इक्विपमेंट्स वगैरह को। They do not lose their identity in process of production. तो हम ये दूसरे सामान यूज़ बनाने के लिए तो यूज़ करते हैं, बट उसकी वजह से हम वो जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो ख़राब तो नहीं हो जाते उसको बनाते टाइम पे। तो वही बोला है, दे नीड रिपेयर और रिप्लेसमेंट ओवर टाइम एज दे डिप्रिशिएट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद हर एक इक्विपमेंट और मशीन ख़राब हो ही जाती है, तो उसको जो है रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब आता है फाइनल गुड्स। ऑल गुड्स विच आर यूज्ड फॉर फाइनल कंजम्पशन और फाइनल इन्वेस्टमेंट आर कॉल्ड फाइनल गुड्स। तो ऐसे गुड्स जो फाइनल कंजम्पशन या फिर फाइनल इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ होता है उसको फाइनल गुड्स बोलते हैं। दे आर यूज्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ बोथ डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम। और फाइनल गुड्स जो है बोथ नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों के लिए यूज़ होता है। दे आर रेडी फॉर द यूज़ बाय देयर फाइनल यूजर्स, मीन्स नो वैल्यू हैज़ टू बी एडेड टू द फाइनल गुड्स। तो उसको जो है ना फाइनल गुड्स एकदम प्रिपेयर रहता है कि उसको बस हम बेच सकते हैं, उसको कुछ भी जो है फाइनल यूज़र्स उसको यूज़ कर सकता है, उसको कुछ भी वैल्यू ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती उसमें। एग्जाम्पल क्या होगा, परचेज ऑफ राइस, मिल्क, वेजिटेबल्स बाय कंज्यूमर्स। तो जो कंज्यूमर्स जो परचेज करेंगे राइस, मिल्क, वेजिटेबल्स, उसको क्या बोलेंगे, फाइनल गुड्स। अब आता है इंटरमीडिएट गुड्स। ऑल गुड्स विच आर आइदर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन और फॉर रीसेल इज कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, ऐसे गुड्स जो कि फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ हो रहे हैं या फिर रीसेल के लिए यूज़ हो रहे हैं, उसी को बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। दे आर नॉट यूज्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ बोथ डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम। तो ये जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं वो नेशनल इनकम में ना तो यूज़ होते हैं, ना ही डोमेस्टिक इनकम में यूज़ होते हैं। दे आर नॉट रेडी फॉर यूज़ मीन्स सम वैल्यू हैज़ टू बी एड टू द इंटरमीडिएट गुड्स। तो इंटरमीडिएट गुड्स जैसे मैंने बोला कि फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है, तो उसको मतलब कुछ वैल्यूज़ उसमें ऐड करनी होगी तभी उसको फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल मिल्क, राइस, वेजिटेबल्स परचेज बाय होटल और रेस्टोरेंट। तो कंज्यूमर गुड, तो फाइनल गुड्स में क्या हो रहा था कि कंज्यूमर जो है ख़रीद रही थी, पर इंटरमीडिएट गुड्स में क्या होगा, होटल या फिर रेस्टोरेंट के जो ओनर्स होते हैं वो उसको परचेज़ करेंगे, क्योंकि वो उसके बाद रीसेल के लिए उसको यूज़ करेंगे, तो उसी को बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। अब आता है फैक्टर इनकम। Factor income refers to the income received as a reward for the factor services in the process of production. तो फैक्टर इनकम क्या होता है, फैक्टर इनकम ऐसे इनकम होता है जो आपको किसी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करने के बाद मिल रही हो। जैसे आपने कोई काम किया है, उसके बदले में आपको कोई सैलरी मिल रही है, वेजेस मिल रहा है, उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम। इट इज़ इंक्लूडेड इन बोथ डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। इट इज़ एन अर्निंग कंसेप्ट, ये एक अर्निंग कंसेप्ट है, इसको दोनों डोमेस्टिक और नेशनल इनकम में यूज़ करा जाता है। तो एग्जाम्पल में क्या आएगा, रेंट, वेजेस, सैलरीज, प्रॉफिट, इंटरेस्ट एक्सेट्रा। अब आता है ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम रिफर्स टू द इनकम विच इज़ नॉट रिसीव्ड एज अ रिवॉर्ड फॉर फैक्टर सर्विसेज।
ट्रांसफर इनकम ऐसे इनकम्स होते हैं जो कि आपको किसी काम को करने के बाद नहीं मिल रहा हो, आपको वो ऐसे ही फ्री में मिल रहा हो। लाइक अगर किसी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिल रहा है तो उसने कोई फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की है जिसके बदले में उसको मिल रहा है, बट स्टिल उसको इनकम प्रोवाइड हो रहा है, तो उसी को बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। इट इज़ नॉट इंक्लूड इन बोथ डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम। ये दोनों डोमेस्टिक और नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होते हैं क्योंकि ये फैक्टर इनकम के बदले में नहीं मिल रहा है, इसलिए ये नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं होंगे। ये एक रिसिप्ट कंसेप्ट है। एग्जाम्पल में क्या आएगा, स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, पेंशन्स, फाइन्स, टैक्सेस एक्सेट्रा। तो आज का हम वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा रेसिडेंटशिप, नॉर्मल रेसिडेंट, सिटीजनशिप, फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम, कंज्यूमर गुड्स के टाइप्स, कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स। तो इन सब के बीच जो है डिफरेंस भी आते हैं, तो अगर डिफरेंस आए भी तो आप यही सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो इसी चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकेंड पार्ट का भी वीडियो आएगा जल्द ही, एंड आई विल अपलोड इट सून। तब तक के लिए अगर आपका कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट में कर सकते हैं उस सब का, एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई। थैंक यू।